अगर ईमानदारी से कहें तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डिसेंट मूवी है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। एमसीयू की रैंकिंग में इसे कहीं पे मिडल में रखा जा सकता है, बट इस फ्रेंचाइज की लेगेसी बहुत बड़ी है और ये मूवी उस लेवल पर नहीं लगती। Goddamn right. इस वीडियो में हम इस मूवी की हर डिटेल पे बात करेंगे और स्पॉयलर्स भी होंगे। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको इस मूवी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें और एमसीयू के आने वाले फ्यूचर के बारे में जानना है तो बकल अप, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑल राइट, पहले इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। तो यस, यहाँ क्रेडिट देना ही पड़ेगा। इस मूवी में कुछ अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस थे। स्टीव रोजर्स और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका में सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्लाइट। हमने कभी कैप्टन अमेरिका को हवा में फाइट करते, प्लेन्स को डोज करते और फैल्कन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक्स यूज़ करते नहीं देखा। इस मूवी में यही चीज़ें काफ़ी कूल लगती हैं। सो मूवी एक्शन के मामले में थोड़ा नया फील कराती है, क्योंकि सैम की एबिलिटीज़ स्टीव रोजर्स से अलग हैं। फिर भी नो मैटर हाउ गुड दीज मोमेंट्स आर, कैप्टन अमेरिका का टाइटल हमेशा स्टीव रोजर्स से जुड़ा रहेगा। ये रेस की बात नहीं है, ये बात लेगेसी की है। स्टीव की कहानी इतनी पावरफुल थी कि कोई भी उसे आसानी से मैच तो नहीं कर सकता। एंड यही वजह है कि मुझे नहीं लगता कि सैम विल्सन अपनी पूरी कैप्टन अमेरिका ट्रिलॉजी को लीड करेगा। अभी के लिए यस, वो कैप्टन बना रहेगा कम से कम अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक, बट आफ्टर दैट आई थिंक मार्वल शायद स्टीव रोजर्स का कोई नया वर्जन लेकर आएगा और सैम विल्सन फिर से अपने फैल्कन के कैरेक्टर में वापस लौट जाएगा। अब बात करते हैं मूवी के कुछ अदर कैरेक्टर्स की, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ने अपनी छाप ज़रूर छोड़ी है। सबसे पहले आता है वोकिन टोरेस। ये मूवी के बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। वोकिन के पास करिश्मा है और उसके एक्शन सीन्स भी टॉप नॉच थे। वो सैम का एक नेचुरल साइड किक बन जाता है एंड आई थिंक ये एमसीयू के फ्यूचर में भी काफ़ी बड़ा रोल निभा सकता है। मे बी आगे हम इसे अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखें। इसके बाद आता है आइजिया ब्रैडली। आइजिया ब्रैडली को हमने पहली बार द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था एंड इस मूवी में भी उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही पावरफुल है। आइजिया की बैक स्टोरी और उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है एंड इसकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जब उसे प्रेसिडेंट रोज पे अटैक करने के कारण जेल में डाल दिया जाता है तो वो पल काफ़ी हार्ड हिटिंग लगता है, बट आई एम ग्लैड कि इसे मारा नहीं गया एंड इसका मतलब यही है कि ये कैरेक्टर हमें शायद अवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकता है। इसके बाद बात करें एक सरप्राइज कैरेक्टर की, तो वो है द न्यू ब्लैक विडो। पहले मुझे इस कैरेक्टर को लेकर डाउट था, लेकिन मूवी में इसका रोल काफ़ी अच्छा प्रूव हुआ। मूवी कंफर्म कर देती है कि एक फॉर्मर विडो है, मतलब इसने नताशा रोमानोफ और एलेना वेलोवा के साथ ट्रेनिंग करी थी। इससे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये काफ़ी स्किल फाइटर है एंड ये इस मूवी में ये प्रूव भी कर देती है। ये कैरेक्टर बैड एस है, लेकिन ये सिर्फ नताशा रोमानोफ की कॉपी नहीं लगती, इसमें कुछ अलग यूनिकनेस है एंड ये इस मूवी के लिए वर्क करता है। जहाँ सबसे बेस्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो था थंडरबोल्ट रोज। हैरिसन फोर्ड जैसे टैलेंटेड एक्टर ने इस कैरेक्टर की कमान संभाली है और उन्होंने इसे अच्छी तरह पोर्ट्रे किया है। रोज का कैरेक्टर आर्क इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग था। एक प्रेसिडेंट के रूप में इसकी पॉलिटिकल स्टोरी लाइन और अपनी बेटी बेटी के साथ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इसके कैरेक्टर को काफ़ी डेप्थ देता है। रोज के पास्ट एक्शंस को उस पर हावी होते हुए दिखाया गया है एंड आखिरकार हमें उसकी रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। रेड हल्क की बात करें, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका सीजीआई काफ़ी अच्छा था। ये परफेक्ट तो नहीं था, बट शी हल्क जैसी डिजास्टर से तो काफ़ी बेहतर था। जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो ये था रेड हल्क का स्क्रीन टाइम। ट्रेलर्स को देख के यही लगा था कि रेड हल्क इस मूवी का काफ़ी ह्यूज पार्ट होगा, लेकिन रियलिटी में वो मुश्किल से 3-4 मिनट्स के लिए स्क्रीन पर आता है एंड यही रीज़न है कि इसका अपीयरेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि मार्वल ने इसे टीजर्स और ट्रेलर्स में दिखा दिखा के इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप बना दी थी। बट हाँ, रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फाइट काफ़ी ज़बरदस्त थी। ये ब्रूटल, फास्ट पेस्ड और मूवी के बेस्ट एक्शन मोमेंट्स में से एक थी। इसके बाद साइड वाइंडर की बात करें तो जान कार्लो एस्पोसितो इस रोल में दिखते हैं जो सर्पेंट सोसाइटी का लीडर है, बट ऐसा लगता है कि उनके सीन्स को सिर्फ रीशूट्स में ऐड किया गया था ताकि मूवी में एक और थ्रेट दिखाया जा सके। सो जियान कार्लो एस्पोसितो जैसे टैलेंटेड एक्टर को मार्वल ने बेस्ट कर दिया है। वो कुछ सीन्स में इम्पैक्ट डालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। मूवी को देखने के बाद जनरल ऑडियंस के मन में यही सवाल उठ रहा है कि मार्वल ने जनरल रोज के एक्टर को क्यों बदला। सो अगर आप नहीं जानते तो मार्वल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
असल में विलियम हर्ट, जिन्होंने 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क से लेकर कई मूवीज तक थंडरबोल्ट रोज का किरदार निभाया था, अनफॉर्चुनेटली 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। सो मार्वल ने तिचाला की तरह इस कैरेक्टर को पूरी तरह रिटायर नहीं किया, क्योंकि जनरल रोज उतना मेजर कैरेक्टर नहीं था। सो इसलिए एमसीयू में उन्हें रिप्लेस करके हैरिसन फोर्ड को लाया गया। मार्वल ने इस मूवी में रोज की पास्ट में दिखाई गई हार्ट प्रॉब्लम्स को भी स्टोरी में इन्वॉल्व किया है। हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ये सुना ही था। इस मूवी में बताया गया था कि रोज को हार्ट से जुड़ी काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसे 13 घंटे लंबी सर्जरी और एक ट्रिपल बाईपास से गुजरना पड़ा। ये हेल्थ क्राइसिस ही वो वजह बनी जिसने उसे सैमुअल स्टर्न्स यानी कि द लीडर की मदद लेने पर मजबूर किया। मूवी में एक स्मॉल बट इम्पोर्टेंट डिटेल थी, कैरन रोज की कब्र। कैरन एक्चुअली जनरल रोज की वाइफ और बेटी रोज की माँ थी, लेकिन मूवी में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि उसकी मौत कैसे हुई। अगर कॉमिक्स की बात करें तो आई थिंक इसकी मौत का कारण कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि कुछ महीने पहले कुछ लीक फोटोज सेट से सामने आई थी, जो एक फ्यूनरल सीन की थी, जिसमें सैम विल्सन और बेटी रोज मौजूद थे। इस सीन में सैम का हाथ टूटा हुआ भी दिखाया गया था, बट ये सीन मूवी के फाइनल कट में नहीं था। सो आई डोंट नो कि मार्वल ने इसे क्यों हटाया, इसको कोई साफ जवाब नहीं है। अब बात करते हैं मूवी के सबसे बड़े रिवील की, जो है रेड हल्क। जब सैम जेल में रोज से मिलने जाता है तो रोज उसे खुद बताता है कि द लीडर ने उसे कुछ ऐसी पिल्स दी थी जिनमें छोटे छोटे गामा रेडिएशन के डोज थे। धीरे धीरे ये रेडिएशन उसके शरीर में जमा होता गया और उसने रेड हल्क का रूप ले लिया। बट ट्विस्ट ये था कि अगर रोज उन पिल्स को लेना बंद कर देता है तो वो दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। नाउ हम मूवी के एंड में देख चुके हैं कि वो द राफ्ट नाम की सुपर ह्यूमन प्रिजन में बंद है। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि इसकी कहानी यही खत्म हो गई? शायद नहीं। मार्वल इतनी आसानी से रेड हल्क को इंट्रोड्यूस करके उसे भूलने वाला नहीं है। कॉमिक्स में रेड हल्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी हल्क और शी हल्क से दुश्मनी, बेटी रोज की मौत और उसका रेड शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होना, रोज द्वारा थंडरबोल्ट्स टीम बनाना, और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड वॉर हल्क में भी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो नाउ द राफ्ट में उसे कैद करना इस बात का संकेत हो सकता है कि एमसीयू में उसके लिए कुछ और भी बड़े प्लान्स हैं। मूवी में एक और दिलचस्प डिटेल थी मिस्टर ब्लू। एक्चुअली द लीडर लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक सॉन्ग का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था मिस्टर ब्लू। ये कोई रैंडम गाना नहीं था, क्योंकि 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से एक डीप रेफरेंस था। एक्चुअली द इनक्रेडिबल हल्क में मिस्टर ब्लू सैमुअल स्टर्न्स का ऑनलाइन यूजर नेम था, जिससे वो ब्रूस बैनर से चैट करता था। बाद में शील्ड ने स्टर्न्स को अरेस्ट कर लिया और उसके गामा एक्सपेरिमेंट्स को प्रोजेक्ट मिस्टर ब्लू का नाम दे दिया। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में भी मिस्टर ब्लू का एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन होता है। एक्चुअली ये बेटी रोज का कोड नेम था जब वो ब्रूस से कनेक्ट करती थी। सो मार्वल ने फिर से एक बार मूवी में कॉमिक्स का एक रेफरेंस डाल दिया है। बाकी टोरिस के कैरेक्टर के साथ मूवी में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी होता है। एक्चुअली जब वो मिसाइल ब्लास्ट में मरते मरते बचता है तो काफ़ी फैंस को ये लगा कि शायद मार्वल उसके लिए कॉमिक्स की एक फेमस स्टोरी लाइन सेट कर रहा है। एक्चुअली कॉमिक्स में एक साइंटिस्ट कार्ल मेलिस वाकिन पर एक्सपेरिमेंट करता है और रेड विंग के डीएनए से उसे आधा इंसान और आधा फैल्कन बना देता है। दरअसल कॉमिक्स में रेड विंग एक फैल्कन होता है, बट एमसीयू में ये बस एक ड्रोन है। सो मूवी के एंड होते होते हम देखते हैं कि वाकिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका मतलब यही निकलता है कि मार्वल ने इस पोटेंशियल स्टोरी लाइन को भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आई थिंक इट वॉज ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर वाकिन टोरिस को असली विंग्स मिल जाते तो ये देखने में काफ़ी कूल लगता। अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की। इस सीन में हम देखते हैं सैम विल्सन को जो लीडर को मिलने के लिए आता है, एंड यही पे लीडर उससे कहता है द अवेंजर्स आर नॉट यूनिक एंड नाइदर इज दिस वर्ल्ड। पहले मुझे ऐसा लगा कि ये वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप कर रहा है, लेकिन असल में ये पूरी तरह मल्टीवर्स सागा के लिए एक हिंट था। इसका मतलब ये है कि इनकर्जन्स शुरू होने वाले हैं एंड जल्द ही हम अवेंजर्स को उनके मल्टीवर्स वर्जन से लड़ते हुए देख सकते हैं। आने वाली मूवीज जैसे कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें यही सब देखने को मिलेगा। जहां हमने मूवी में देखा कि प्रेसिडेंट रोज चाहता था कि सैम विल्सन एक नई अवेंजर्स टीम बनाए, लेकिन अब रोज जेल में बंद है तो ये प्लान खत्म हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है कि सैम अब अपनी खुद की टीम बनाएगा। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर, प्रोफेसर हल्क, शूरी एस ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, शैंग-ची, एंटमैन, वाइट विजन और शायद नेमोर भी शामिल हो जाए। बट मल्टीवर्स सागा में ये टीम ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि लास्ट में जाकर शायद हम सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्सल अवेंजर्स को देखेंगे एंड ये टीम डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज़ को मिलाकर बनेगी। सो आप क्या सोचते हैं? क्या कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने आने वाली अवेंजर्स मूवीज़ के लिए रास्ता बना दिया है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो
एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर का फुल डिटेल ब्रेकडाउन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज़ इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।